नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज में हम करने जा रहे हैं सेट 10। जैसे कि आपने देखा है कि सेट 9 तक अभी तक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश ये करिएगा कि इनको थॉरली आप करके जाएं एग्जाम से पहले, और एग्जाम में इस तरह के टॉपिक्स आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। बाकी स्टडी आईक्यू पे आप इन विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोज आ रहे हैं, इन सब के पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल से ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकेथन 2021 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया। तो याद रखिएगा, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया हुआ है। इसका आइडिया जान लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। देखो, जितने भी कंट्री में स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, जो इस तरह की इनोवेटिव सॉल्यूशंस को बना सकते हैं जिससे कि हमारा प्लास्टिक पे डिपेंडेंस या कम हो जाए, मिटिगेशन हो जाए प्लास्टिक का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, यहाँ पे हैकेथन में डिस्कस की गई हैं। यहाँ पे इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करने की बात की जा रही है। अब आइडिया क्या है? देखो, अल्टरनेटिव्स ढूँढने में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होते हैं? जो रीयूज़ नहीं हो पाते, जो रिसाइकिल नहीं हो पाते। इसी तरह से अगर आप कोई ऐसा प्लास्टिक लेके आते हैं जिसका रीयूजिंग और रिसाइक्लिंग काफ़ी हाई होता है, तो फिर एनवायरमेंटल डैमेज कम से कम होते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काफ़ी लंबे समय से अलग-अलग तरह से मुहिम लेके आ रही है कि हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की खपत को, कंज़म्पशन को कम करें और कोशिश ये करें कि रिसाइकिल होने वाला प्लास्टिक हम ज़्यादा ला पाएँ। अब देखो, प्लास्टिक क्या हो जाता है, आप यूज़ करते हैं, फेंक देते हो, वो एनवायरनमेंट में चला जाता है और आपको भी पता है कि प्लास्टिक्स को बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं एनवायरनमेंट में रिसाइकिल होने में या फिर एनवायरनमेंट में मर्ज होने में। और ऐसा होता भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेज़ में आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक है वो ऐसे ही रह जाता है और काफ़ी-काफ़ी सालों बाद वो मिलता है। इनफैक्ट उस प्लास्टिक से आपको रिवर पॉल्यूटेड होती मिलती है, सॉइल पॉल्यूशन आपको होता हुआ मिलता है, अलग तरह का केमिकल डिग्रेडेशन आपको मिलता है और उससे फ्लोरा और फौना का लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये काफ़ी बड़ा हमारे सामने क्या, पूरे वर्ल्ड के सामने एक ये चैलेंज बना हुआ है। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने भी यही कहा है कि आप इस तरह से प्लास्टिक को बेसिकली बनाइए जो जिसका रीयूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो सके। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने पहले भी एक नोटिफिकेशन, आपको याद होगा, जारी किया था 2016 में। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 लेके आए थे, जिससे सारी सिटीज़ में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन किया गया था। अगर आप मेजर सिटीज़ में रहते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है। आइडिया बस यही था कि एक बेटर एनवायरनमेंट हम अपनी आने वाली जनरेशंस को प्रोवाइड कर सकें। अब प्रोविजंस में क्या है, इफेक्टिव होगा, इम्प्रूव्ड कलेक्शन होगा, सेग्रीगेशन किया जाएगा प्लास्टिक का, प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट ठीक से होगा और प्लास्टिक वेस्ट का जो डिस्पोजल है उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स रखे गए। इसी तरह इस साल मार्च में क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने फिर से एक ड्राफ्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 पास किया। वो कुछ तरह के कैटेगरीज ऑफ प्लास्टिक को बैन करता है। वो क्या कहता है, 3 स्टेजेस के ऐसे हैं जिनको आप बैन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जिनको आपको बैन करना चाहिए, तो पहला है कि आपको थिकनेस जो है कैरी कैरी बैग की, वो 50 माइक्रोन से 120 माइक्रोन्स तक लेके जानी होगी। देखो, जितना ज़्यादा थिकनेस होगी उतना रीयूज़ हो पाएगा, आप उसे बार-बार यूज़ में ला पाएँगे। 50 माइक्रोन की पॉली बैग होगा, आप उसको एक बार मार्केट से वेजिटेबल्स उसमें लेके आएँगे, वो फट जाएगा, फिर आप उसको उठा के फेंक देंगे, ठीक है? तो जितना थिक होगा उतना लंबा वो ड्यूरेबल होगा, लंबा चलेगा। अब यूजुअली क्या होता है, देखो, वेजिटेबल सेलर्स कोशिश यही करते हैं कि सस्ता प्लास्टिक उठाएँ, पतला प्लास्टिक उठाएँ जिससे कि उनके कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए। तो लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, इस तरह की चीज़ें हम अलाउ नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात है मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्ट और स्टॉकिंग इस तरह के स्पेसिफिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक की 1 जनवरी 2022 से कंप्लीट बैन आपको दिखेगा, ब्लैंकेट बैन। ऐसा प्लास्टिक अलाउ ही नहीं किया जाएगा देश में जहाँ पे ये सारा बैन आपको जहाँ पे आपको ये सारा प्लास्टिक जो है वो यूज़ होता दिखे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जितने भी प्लेट्स हैं, कप्स हैं, प्लास्टिक पीवीसी बैनर्स हैं, 100 माइक्रोन से कम के, इनको भी बैन में डाल दिया जाएगा। कोशिश ये की जा रही है कि जितना थिक ये प्लास्टिक होगा उतना उसकी उसकी रीयूज़ जो हम रीयूज़िंग की कैपेसिटी है, रीयूज़ होने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाएँगे। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे से देखो क्या क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है? तो 50 माइक्रोन से कम का, माइक्रोन क्या होता है? उसकी थिकनेस। 50 माइक्रोन से कम का जो प्लास्टिक है उसको तो बिल्कुल यूज़ करने की बात नहीं की जा रही है। बाकी ये कहा जा रहा है कि कोशिश ये करो कि आप 50 से 120 माइक्रोन पे ले और 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी हैं, कप प्लेट्स हैं, ठीक है? उनको आपको यूज़ नहीं करना है, इन सब पे कंप्लीट बैन है। तो 2022 से जो है आपको दिखेगा एक फेज़्ड मैनर में बैन। पहला बैन आएगा आपका जनवरी 2022 से, जो इंपोर्टिंग, स्टॉकिंग को मना करेगा और उसके बाद जुलाई 1 2022 से आपको बाकी बैन्स दिखेंगे। नेक्स्ट जो हमें एनवायरनमेंट पे टॉपिक पढ़ना है वो है नेचर रिपोर्ट के बारे में। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर
रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट कौन लेके आता है? इसको लेके आती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, ये मिलके इस एजेंसीज मिलके इस रिपोर्ट को लेके आती हैं। अब ये है एग्जैक्टली है क्या? ईएलडी पहले समझ लेते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है। एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन ने इसको शुरू किया था, और आइडिया बस यही है कि अक्रॉस द वर्ल्ड हमें ब्रॉड पार्टनर्स को जोड़ना है जो लैंड मैनेजमेंट को ठीक कर सके, यानी लैंड मैनेजमेंट को सस्टेनेबल कर सके। इससे क्या होगा कि जो डिग्रेडेशन है, जो लैंड डेजर्टिफिकेशन है, उसे रोका जा सके। जैसे कि आपको पता है कि एक यूनाइटेड नेशन के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि वर्ल्ड जो है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको जल्दी ही वर्ल्ड में डेजर्टिफिकेशन होता दिखेगा। और अगर ये डेजर्टिफिकेशन होता है तो ह्यूमन जो रेस है उसका रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस तरह के कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज की हम बार बार बात करते हैं। अब रिपोर्ट की कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। रिपोर्ट्स बेसिकली कहता है कि कैसे आपको नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको नेचर ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको ग्लोबल डाइवर्सिटी की इश्यूज को मीट करना पड़ेगा, लैंड डिग्रेडेशन टारगेट्स आपको अपने इंटेंसिफाई करने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सस्टेनेबल मैनेज करना पड़ेगा और रिस्टोर करना पड़ेगा नेचुरल इकोसिस्टम। अगर नेचुरल इकोसिस्टम जल्दी जल्दी, देखो जिस तरह से रिवर ड्राई अप होती जा रही है, अगर इस तरह से नेचुरल इकोसिस्टम खत्म होता जाएगा तो बहुत जल्द आपको वर्ल्ड में डेजर्टिफिकेशन होता दिखेगा। पानी की क्राइसिस आप देख ही रहे हैं, वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां पे ग्लोबल वाटर क्राइसिस आपको दिख रही है, चाहे वो यूएस की सिटीज हो, चाहे वो आपको इंडिया की सिटीज दिखें। तो ये एक बैड साइन है आने वाले टाइम्स के लिए। अब इससे देखो इससे क्या होगा, सोसाइटल चैलेंजेस को भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और ह्यूमन को अडेप्टिव बनाएंगे कि भैया जैसा क्लाइमेट चाहता है आप वैसा रहो, आप अपने हिसाब से क्लाइमेट को नहीं रखो, क्लाइमेट के हिसाब से आप अपना जीवन यापन करो। इसके अलावा देखो रिपोर्ट्स क्या आई हैं, रिपोर्ट्स में कुछ की फाइंडिंग्स क्या आई हैं, वो ये कहती हैं कि जो वर्ल्ड की टोटल जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो 50% यहाँ पे हम जीडीपी की बात करें, वो मॉडरेटली या हाईली डिपेंडेंट है नेचर पे। तो अगर नेचर ही नहीं रहेगी तो वर्ल्ड की जीडीपी आधी हो जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, फूड बेवरेजेस बंद हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन जैसी चीज़ है। अब कंस्ट्रक्शन आप कहेंगे कैसे? आप देखेंगे सैंड है, ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, ये सब कहाँ से मिलेगा आपको? ये सब आपको नेचुरली या तो माउंटेन से मिलेगा, हिल से मिलेगा, आपको रिवर बेड से मिलेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाएँगी अगर डेज़र्टिफ़िकेशन हो गया। और लगभग यूएस डॉलर 133 बिलियन जो है पर ईयर वो फ्लो होता है इस तरह के इस तरह के इनिशिएटिव्स में, जिसमें आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है इस डेज़र्टिफ़िकेशन को रोकने के लिए। अब साथ ही साथ देखें ग्लोबल डाइवर्सिटी और लैंड डिग्रेडेशन टारगेट्स हैं, वो तभी होगा अगर जो आपके आपने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो लगभग 3 टाइम हो जाए 2030 तक। आपको 3 टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप देखेंगे कि इस तरह से जो लैंड डिग्रेडेशन के इश्यूज़ हैं वो रुकेंगे। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ही डोमिनेट करता है। जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसके बाद आता है। तो इन कंट्रीज़ को एनबीएस के लिए अपनी जो पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये तभी आपकी फुलफिल हो पाएगी। ठीक है? तो एनबीएस पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो भी नेचर डिमांड करती है, नेचर डिमांड करती है वाटर रिसाइक्लिंग की। अगर मैं आपसे एनबीएस की बात करूँ, तो एनबीएस में क्या-क्या आ जाएगा? वाटर रिसाइक्लिंग टेक्निक्स आ जाएँगी। आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एनबीएस की बात करती हैं, और जब तक वर्ल्ड इन पे स्पेंडिंग नहीं करेगा, तब तक ये एनबीएस जो है, मतलब नेचर बेस्ड स्पेंडिंग जब तक नहीं होगी, तब तक आपको नेचर पहले की तरह नहीं दिखेगा। अच्छा, इसमें कुछ सजेशंस भी आए कि टैक्सेस को रिफॉर्म करो, रीपर्पस करो एग्रीकल्चर पॉलिसीज को, ट्रेड रिलेटेड टैरिफ्स को आप ठीक से लेके आओ, कार्बन मार्केट्स को आप ठीक से पोटेंशियली यूज करो, उनको हार्नेस करो। साथ ही साथ पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारी बात हुई थी कि आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग पे ही रहना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा, उसको वापस लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो जो लॉसेज है ना वो काफी बढ़ जाएंगे और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, इकोनॉमिक रेगुलेटरी इंसेंटिव्स मिलेंगे, मतलब सरकारें भी, जैसे कि आप देखेंगे हम एनबीएस की अगर बात करें तो इंडिया में, आपसे मैं एक एग्जांपल पूछूं कि इंडिया में किस तरह से सरकार जो है यहाँ पे रेगुलेटरी इंसेंटिव्स देती है, तो आप बोलेंगे ई व्हीकल्स के लिए। सरकार कह रही है अगर आप ई व्हीकल्स खरीदोगे तो हम आपको सब्सिडी भी देंगे, ठीक है, रोड टैक्स में भी हम आपको 100% वेव ऑफ कर देंगे, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, अगर आप सोलर पावर को अपने अपने घर में इंस्टॉल करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे वो पावर परचेज कर लेगी, ठीक है, पावर परचेज एग्रीमेंट साइन कर रही है गवर्नमेंट आपसे 10 साल 20 साल के। तो ये जब तक
टेक्निकल सपोर्ट नहीं रहेगा, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं रहेगा, रेगुलेटरी इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, तब तक ये प्रोजेक्ट्स जो हैं सक्सेसफुल नहीं होंगे और इसमें इंडिया भी काफ़ी आगे आ जा चुका है। साथ ही साथ कंसेशनल फाइनेंसेस चाहिए कि इन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं काफ़ी कॉस्टली होती हैं, तो इसके लिए टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव होंगे तभी हम एक नेट ज़ीरो नेचर पॉज़िटिव, तो नेट ज़ीरो नेचर पॉज़िटिव का जो फंडा है वो तभी हो पाएगा जब तक गवर्नमेंट्स भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा, फॉरेस्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट मानी जा रही हैं। आगे चलते हैं, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट एग्ज़ैक्टली है क्या देख लेते हैं। देखो एनटीपीसी जो है उसने वो एक सिग्नेटरी बनी है प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीईओ वाटर मैंडेट की। एग्जैक्टली है क्या? देखो 2007 में बनाया गया था। ये बिजनेस लीडर्स को मोबिलाइज करने का तरीका है कि वो वाटर स्टीवर्डशिप, सैनिटेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो कर सकें। मतलब किसी सीईओ को अगर आप पार्टनर बना लेते हैं, किसी कंपनी को पार्टनर बना लेते हैं, तो उस कंपनी के सीईओ की ड्यूटी होती है कि वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर, सिविल सोसाइटीज के साथ मिलकर वाटर की जो क्राइसिस है उसको दूर करे। यानी ऐसे टूल्स को, रिसोर्सेज को डेवलप करे जिसमें आप देखेंगे कि रिवर बेसिन्स की कंडीशन को इम्प्रूव करना, वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, वाटर की क्राइसिस को रिजॉल्व करना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एनटीपीसी यहाँ पे क्या बन गया, अब एक पार्टनर बन गया है इस यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट सीओ वाटर मैंडेट का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हीट डोम की है। नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, नॉर्दर्न अमेरिका में हीट डोम आ रहा है। तो अब ये बड़ी बात हो जाती है जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा आप कहेंगे थोड़ा-सा मतलब राउंड द ईयर जो क्लाइमेट है काफ़ी बेटर था, ठीक है? तो वहाँ पे अब हीट वेव्स जो हैं वो देखी जा रही हैं। तो हीट डोम क्या है, एक एरिया ऑफ हाई प्रेशर हो जाता है, जहाँ पे ट्रैप होने लग जाती है हीट। अब ये हीट डोम से क्या हो रहा है कि वहाँ की जो फ्लोरा फौना है, वो ऑब्वियसली बात है इम्पैक्ट होगी, क्योंकि अगर ट्रैप हो जाएगी हीट अर्थ के ऊपर ही तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर्स बढ़ जाएँगे। अब ये होता कब है? देखो ला लीना ईयर्स जो होते हैं 20 जैसे 2021 में था, जब वाटर्स आर कूलर इन ईस्टर्न पैसिफिक एंड वार्म इन वेस्टर्न पैसिफिक। तो ये दोनों जो वाट जब तरह की जो वेव्स हैं जो इवेपोरेट होके आके मिलती हैं नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, तो इससे क्या होगा, जो भी विंड्स हैं वो विंड्स एक तरह से डेंस हो जाती हैं, ट्रॉपिकल हो जाती हैं और वेस्टर्न एयर जो है वो ईस्टवर्ड जाने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो अमेरिका के ऊपर वो क्राइसिस देखी जाती है कि अमेरिका के ऊपर आपको हीट डोम जो है वो मिलेगा। अब जैसे ही वार्म वार्म एयर वहाँ पे ट्रैप होगी जेट जेट स्ट्रीम में, इससे क्या होगा कि एक पूरे के पूरे कोस्ट पे जिस तरह का जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, क्लाइमेट क्रिएट होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड होगा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ कहेंगे कि टेम्परेचर ऊपर ज़्यादा चला जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वैसे ही वहाँ पे फ्लोरा एंड फौना इम्पैक्ट होगी। तो हीट डोम का सीधा फंडा यही है कि हीट डोम 2 अलग-अलग ओशंस में जब टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, तो उसकी विंड्स जब आके मिलती हैं, तो वहाँ पे ये डोम क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे अनसस्टेनेबल क्लाइमेट जो है या फिर अनसस्टेनेबल टेम्परेचर्स जो हैं, वो देखे जाते हैं। और नॉर्दर्न अमेरिका में अगर इस तरह के टेम्परेचर्स आएँगे, तो वहाँ के जो भी वहाँ के जो कूलर एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो रिवर्स हैं, वहाँ पे जो भी अगर अगर आप बात करें कनाडा की स्नो क्लेड माउंटेन्स हैं, तो उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट हमें जो देखना है, जैसा आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, महसीर फिश के बारे में। एग्ज़ैक्टली क्या है, ब्लूफिन महसीर जो है, जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी में रखा हुआ था, वो अब लीस्ट कंसर्न स्टेटस पे मूव की जा चुकी है। तो जानते हैं एग्ज़ैक्टली कहाँ पे ये फिश मिलती है और क्या इसकी यूनिक फीचर है। माशीर अगर आप रफली ट्रांसलेट करें तो माही का मतलब होता है फिश और शेर का मतलब होता है टाइगर। ये टाइगर अमंग फिश कहा जाता है। ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की फिश है। तो याद रखिएगा कि अगर कहीं पे ये फिशेज़ जो हैं मिल रही हैं या बहुत ज़्यादा अबंडेंस में आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ फ्रेश वाटर है। तो इसी तरह से अगर इसकी पॉपुलेशन वापस आ रही है, तो कहा जा रहा है कि हाँ, उस एरिया में अब एनवायरमेंटल डैमेजेस जो हैं वो कम होंगे। अब 47 सब स्पीशीज़ है महशीर की, 15 जो है आपको इंडिया में मिल जाएँगी, बाकी साउथ एशिया में मिलेंगी। तो कहा जाता है ये साउथ एशिया की डोमिनेंट फिश है। ये क्लीन, फास्ट फ्लोइंग, वेल ऑक्सीजनेटेड रिवर्स में रहती है और ये ब्रीडिंग के लिए भी इसी तरह का वाटर जो है, इसी तरह का एनवायरनमेंट इसको प्रेफ़रेंस में रहता है। क्योंकि वेल ऑक्सीजनेटेड में ही ये ब्रीडिंग और माइग्रेशन कर पाती है। ये ओमनीवोरस होती है, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखेंगे कि ये एक तरह से ओमनीवोरस यहाँ पे आपको मिलेगी। अच्छा, थ्रेट्स क्या-क्या हैं? सेंसिटिव है, ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो जाएँगे, वाटर टेम्परेचर्स अगर बढ़ जाएँगे, क्लाइमेट चेंजेज़ अगर बढ़ जाएगा, तो फिर इसकी पॉपुलेशन आपको कम होती दिखेगी। ऑब्वियस सी बात है, पॉल्यूशन होगा, हैबिटेट लॉस होगा, ओवरफिशिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है, इससे इसका माइग्रेशन पैटर्न जो है वो रुक जाता है और अगर ये माइग्रेट नहीं कर पाती है, तो फिर इसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कोई एक्सप्लिसिटली अटेंशन नहीं दिया गया था इस फिश के बारे में और बेसिकली बात है कि
यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई वाइल्ड एनिमल में डेफिनेशन में भी इसको नहीं रखा गया था। इसलिए अब क्या किया, एक प्रोजेक्ट महर्षि जो है 1971 में स्टार्ट किया गया। अब कोलैबोरेटिव एफर्ट था टाटा पावर का और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन का, इसकी पॉपुलेशन को वापस बढ़ाने के लिए। 5 लाख महर्षि जो हैं वो वाल्वन हैचरी लोनावला में ब्रीड की जाती हैं और उसके बाद उसको वहाँ पे आस-पास जो है उसको फर्दर रिवर्स में छोड़ा जाता है, फिर वहीं पे उसको ब्रीडिंग में रखा जाता है। आर्टिफिशियल लेक भी क्रिएट की गई थी वेलवन डैम प्रोजेक्ट में, टाटा पावर ने इसको क्रिएट किया जिससे इन फिशेस को और ज़्यादा ब्रीडिंग का ग्राउंड मिल सके। अब ये प्रोजेक्ट ने काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स लाए हैं, लगभग 50 साल के बाद ये डिलिस्ट कर दी गई है रेड लिस्ट से, तो इम्पोर्टेंट है। ये कार्निवोरस जितनी भी स्पीशीज़ हैं, ये लगभग 240 मिलियन ईयर्स से रह रही हैं और साथ ही साथ ये काफ़ी बड़ी प्रेडेटर्स भी मानी जाती हैं इकोसिस्टम की। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि इस तरह की जो फिशेज़ हैं, वो आपके इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है, वो हमें देखना है भारतीय तालासुसुस तपानी। अब एग्ज़ैक्टली है क्या? देखो, एक जीनस और स्पीशीज़ है जिसको आप भारतीय तालासुस तपानी कहते हैं। अभी तेलुगु का मतलब समझते हैं कि भारी का मतलब होता है भारी का, यहाँ पे आप देखेंगे भारी ताला मतलब Dhari is huge, as you say in Hindi as well. Tala means head. Suhus is the name of Egyptian crocodile headed deity. मतलब जो इजिप्शियन क्रोकोडाइल वाली शेप के भगवान होते हैं उनको हम यहाँ पे सुहुस कहते हैं। अब है क्या, इसका फॉसिल मिला है येरापल्ली फॉर्मेशन में, रॉक फॉर्मेशन है ये प्रणहिता गोदावरी बेसिन तेलंगाना रीजन में। तो यहीं पे इनका फॉसिल मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है एंशियंट में। अब आगे देखते हैं रिलीज ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2019-20। अब यहाँ पे देखें इंप्रूव परफॉर्मेंस हुई है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु ने इंप्रूव किया ओवरऑल स्कोर लगभग 10% यहाँ पे देखा गया। तो पंजाब का स्कोर बेटर हुआ है, चंडीगढ़ बेटर हुआ है, तमिलनाडु, केरला, अंडमान। वहीं खराब में हम देखेंगे लद्दाख, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ जो है वो बॉटम स्टेट्स में आ गए हैं। तो एग्जैक्टली देख लेते हैं है क्या। देखो पीजीआई क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 70 इंडिकेटर बनाए थे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज देखने के लिए स्कूल एजुकेशन में क्या क्या हुए हैं। इसमें मैक्सिमम स्कोर जो है वो 1000 तक जाता है। ये कैटेगरीज में डिवाइडेड है। यहाँ पे ग्रेड्स दी जाती है स्टेट्स और यूटीज को इन इन केस ऑफ रैंक्स। तो रैंक्स की बजाय यहाँ पे ग्रेड दी जाती है। तो ग्रेड से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जब हम ग्रेडिंग की बात करते हैं तो लेटर से ए ग्रेड, तो ए ग्रेड में 3-4 स्टेट्स एक जैसी आ सकती हैं। तो कंसिडर किया जाता है कि हाँ ये चारों स्टेट्स एक जैसा परफॉर्म कर रही हैं। इससे क्या होगा, इससे एक तो स्टिग्मा जो होता है, स्टेट्स के ऊपर स्टिग्मा आ जाता है कि नहीं ये स्टेट खराब परफॉर्म कर रहा है, वो स्टेट खराब परफॉर्म कर रहा है, तो वो स्टिग्मा हट जाता है और बाकी स्टेट्स जो है उनको भी लगता है कि हाँ वो बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। अब एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे, ये इंटरवेंशन के एरियाज देखे जाते हैं कि एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में किस किस स्टेट्स को काम करना है और अकॉर्डिंगली यहाँ पे काम किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला ने टॉप किया, मेघालय, लद्दाख बॉटम में है। तो आइडिया बस यही है कि जो स्टेट 1000 रैंक, मतलब 1000 यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं और उसके पास में ही जो जितना नियरेस्ट होता है उसको उस हिसाब से रैंक दी जाती है और जिसकी रैंकिंग बेटर होती है उसी तरह से कहा जाता है कि उसका जो एजुकेशन मॉडल है उसको आप बाकी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वैकक्वारिली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई है। अब इसमें है क्या, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु को, ये 3 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 200 ग्लोबल रैंकिंग्स में शामिल हैं। ग्लोबली अगर हम बात करें, मैसाचुसेट्स है जिसको रैंक 1 दिया गया है, देन उसके बाद ऑक्सफोर्ड रैंक 2 है, स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज मिलके थर्ड स्पॉट पे आई हैं। एग्जैक्टली है क्या, 6 इंडिकेटर से रैंक कंपाइल की जाती है। एकेडमिक रेपुटेशन कैसी इंस्टीट्यूट की, एम्प्लॉयर की रेपुटेशन कैसी है, साइटेशंस कैसी हैं, पर फैकल्टी साइटेशंस कितने कितने पेपर्स पब्लिश हुए हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो क्या है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो क्या है और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इससे पता चल जाता है कि हाँ हमारे कुछ इंस्टीट्यूट अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे की, आईआईटी दिल्ली की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज की बेंगलुरु, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं हाँ जो टॉप 200 में वर्ल्ड रैंकिंग्स में आए हैं। तो इसके लिए हम इतना ही जानना था। सेट 11 में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक्स जेनरिक इन नेचर होंगे और इस तरह से 3-4 क्लासेस में सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।